द डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला एक बड़ी बहस के केंद्र में है। अदालत ने कहा कि बिजली का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। और ये फैसला एक ऐसे किराएदार के मामले में आया जिसकी बिजली मकान मालिक से हुए एक विवाद के बाद काट दी गई थी। बिल्कुल। और इसी फैसले ने उस बुनियादी सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है जिस पर सालों से चर्चा होती रही है। क्या बिजली जैसी एक सुविधा को संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए? तो आज हमारी चर्चा इसी जटिल मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। मेरा पक्ष ये है कि ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है। अदालतों का ये नजरिया बिल्कुल सही है कि बिजली का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो आज के दौर में एक सम्मानजनक जीवन के लिए आप कह सकते हैं पहली शर्त है। और मैं ये तर्क दूंगी कि बिजली बेशक एक बेहद जरूरी चीज है, एक वैधानिक अधिकार भी है, लेकिन इसे एक पूर्ण मौलिक अधिकार का दर्जा देना न सिर्फ व्यावहारिक रूप से मुश्किल है, बल्कि यह कई अनसुलझे कानूनी सवाल भी खड़े करता है। मेरा मानना है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। और हमारी न्यायपालिका ने समय के साथ अनुच्छेद 21 की व्याख्या को लगातार विकसित किया है, उसे व्यापक बनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैकी जेन मामले में बहुत साफ कहा था कि बिजली एक बुनियादी जरूरत है और आज के ज़माने में किसी से भी इसके बिना जीने की उम्मीद करना मतलब बेईमानी है। ये सिर्फ बल्ब जलाने या पंखा चलाने की बात नहीं है, ये सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत पहले चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह साफ कर दिया था कि आश्रय का अधिकार सिर्फ चारदीवारी और छत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। जरा सोचिए, आज के डिजिटल युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसा क्या है जो बिजली पर निर्भर नहीं है? इसे मौलिक अधिकार का दर्जा देना राज्य पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी डालता है कि वो हर नागरिक तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करे, जो सिर्फ एक नीतिगत वादे से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बिजली आज के जीवन के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी चीज का अनिवार्य होना और उसका संवैधानिक रूप से एक मौलिक अधिकार होना, देखिए, ये दो अलग अलग कानूनी बातें हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से बिजली को कर लगाने के मकसद से माल यानी गुड्स की तरह देखा है। इसे हमेशा एक विनियमित वस्तु या सेवा माना गया है जिसकी आपूर्ति कुछ शर्तों के अधीन होती है, जैसे कि आप उस जगह के कानूनी कब्जे में हो और आप अपने बिलों का भुगतान कर रहे हो। हाँ, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 43 वितरण कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वे अनुरोध पर बिजली की आपूर्ति करें, लेकिन ये एक वैधानिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं। अगर हम इसे एक पल के लिए मौलिक अधिकार मान लें तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या देश के किसी भी दूर दराज इलाके में बैठा कोई भी नागरिक, जहां शायद ग्रिड पहुंचाना आर्थिक और भौगोलिक रूप से लगभग असंभव हो, तुरंत कनेक्शन की मांग कर सकता है? ये राज्य के संसाधनों पर कितना भारी बोझ डालेगा और वितरण कंपनियों को किस मुश्किल में डाल देगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप जिस वैधानिक ढांचे और शर्तों की बात कर रहे हैं, वही तो समस्या की जड़ है। कई बार यही ढांचा एक आम नागरिक को, खासकर एक किराएदार को, मकान मालिक की मनमानी से बचाने में नाकाम साबित होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये ताजा फैसला इसी कमी को तो उजागर कर रहा है। कल्पना कीजिए उस किराएदार की जिसने कोई बिल बकाया नहीं रखा, फिर भी सिर्फ इसलिए उसकी बिजली काट दी गई क्योंकि मकान मालिक उसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने से मना कर रहा है। क्या ये सीधे सीधे उसके जीवन के अधिकार का हनन नहीं है? आप इसे सिर्फ एक सिविल विवाद की तरह नहीं देख सकते। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले लगातार ये दिखा रहे हैं कि अदालतें अब बिजली को सिर्फ एक बिकाऊ माल की तरह नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा के एक जरूरी हिस्से के तौर पर देख रही हैं। आपने किराएदार का जो उदाहरण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी परेशानी भी वास्तविक है। लेकिन क्या हमें उस एक स्थिति को सुलझाने के लिए पूरे कानूनी ढांचे की नींव बदलनी होगी? मुझे लगता है कि इसका हल मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और उन्हें सख्ती से लागू करने में है, न कि एक नई संवैधानिक श्रेणी बनाने में। बिजली अधिनियम में पहले से ही ये प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी बिना जायज कारण के बिजली की आपूर्ति नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इसे एक सेवा दायित्व के रूप में स्थापित करता है।
इसे मौलिक अधिकार बनाने की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन से जुड़ी है, यानी हर नागरिक तक, चाहे वो कहीं भी रहता हो, सेवा पहुंचाने की सार्वभौमिक जिम्मेदारी से। हमारी अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 2006 इस जिम्मेदारी को मानती है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करती है कि जहां ग्रिड पहुंचाना मुमकिन नहीं, वहां ऑफ ग्रिड समाधान जैसे कि सोलर पावर अपनाए जा सकते हैं। एक मौलिक अधिकार इस तरह की व्यावहारिक छूट की इजाजत नहीं देता। अगर ये एक निरपेक्ष अधिकार बन गया तो राज्य पर अव्यवहारिक मुकदमों का अंबार लग सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जहां आर्थिक रूप से मुश्किल हो, वहां मौलिक अधिकार लागू नहीं होने चाहिए। यही तर्क तो दशकों तक शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ भी दिया जाता था कि हमारे पास इतने स्कूल या अस्पताल बनाने के संसाधन नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ व्यवहारिकता का नहीं, बल्कि संवैधानिक इच्छा शक्ति का है। चमेली सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत साफ था। अदालत ने कहा था कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ किसी जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक सार्थक और गरिमापूर्ण जीवन जीना है। और उस गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त रोशनी, साफ हवा, पानी और बिजली जरूरी हैं। जब सरकार की अपनी रिपोर्टें मानती हैं कि आज भी लाखों घर बिना बिजली के हैं, तो इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा देना ही सरकार को उस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा, जो सिर्फ एक नीतिगत लक्ष्य से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चमेली सिंह मामले ने बिजली की अहमियत को स्थापित किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस फैसले की व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि अदालत ने राज्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और राज्य इस लक्ष्य को नीतियों और कानूनों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या हाल की सौभाग्य योजना। चुनौती इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में है, न कि अधिकार की कानूनी प्रकृति में। एक और बड़ा सवाल सोचिए, अगर बिजली का अधिकार एक पूर्ण मौलिक अधिकार होता तो क्या बिल का भुगतान न करने की स्थिति में भी कनेक्शन काटना असंवैधानिक नहीं हो जाता? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बिजली वितरण प्रणाली तो एक दिन में ही ढह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्रेम कॉर्टेक्स मामले में ये माना है कि बकाया होने पर बिजली काटी जा सकती है, लेकिन एक उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जैसे कि 15 दिन का नोटिस देना। यही बात साफ करती है कि अधिकार शर्तों के अधीन है, ये कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं है। उचित प्रक्रिया की शर्त तो लगभग हर मौलिक अधिकार के साथ जुड़ी है। अनुच्छेद 21 खुद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो अगर बिजली काटने से पहले नोटिस देने या भुगतान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, तो ये उसे मौलिक अधिकार होने से नहीं रोकती। ठीक वैसे ही जैसे बोलने की आज़ादी का अधिकार भी असीमित नहीं है, उस पर भी उचित प्रतिबंध है। मुद्दा ये नहीं है कि अधिकार शर्तों के अधीन हैं या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या किसी नागरिक को मनमाने ढंग से, जैसे कि एक मकान मालिक किराएदार के आपसी झगड़े में, इस बुनियादी ज़रूरत से वंचित किया जा सकता है। इसे मौलिक अधिकार का दर्जा देना इसी तरह की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच देता है। लेकिन ये सुरक्षा कवच तो पहले से ही दूसरे रूपों में मौजूद है। उस किराएदार के पास अदालत जाने का रास्ता था, वो गया और उसे राहत भी मिली। ये दिखाता है कि हमारी वैधानिक और न्यायिक प्रणाली काम कर रही है। हर जरूरी सेवा को मौलिक अधिकार घोषित करने का एक खतरा ये भी है कि इससे मौलिक अधिकारों की जो खास अहमियत है वो शायद कम हो सकती है। पानी बिजली से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या उसकी आपूर्ति भी एक पूर्ण मौलिक अधिकार है? इन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाना, उपभोक्ता अदालतों को और ताकतवर बनाना ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि हम अनुच्छेद 21 का दायरा इतना फैला दें कि उसे जमीन पर लागू करना ही नामुमकिन हो जाए। यहाँ एक और गहरा संवैधानिक सवाल उठता है, क्या अदालतें ऐसा करके कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में कदम नहीं रख रही हैं? नीतियां बनाना और उन्हें लागू करने के लिए संसाधन आवंटित करना तो चुनी हुई सरकार का काम है। यह एक दिलचस्प मुद्दा है, लेकिन मैं इसे न्यायिक अतिक्रमण के तौर पर नहीं देखता। मैं इसे संवैधानिक जिम्मेदारी के तौर पर देखता हूँ। जब विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कहीं पीछे रह जाती है, तो न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि वो संविधान की व्याख्या करके उन अधिकारों की रक्षा करे। ये कोई नई बात नहीं है।
विशाखा मामले में काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने से लेकर एमसी मेहता मामले में पर्यावरण की रक्षा तक अदालतों ने हमेशा वहां कदम बढ़ाया है जहां एक शून्य पैदा हो गया था। बिजली का अधिकार भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। यह अदालतों का ये संकेत है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो सिर्फ कागजी अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि 21वीं सदी में एक गरिमापूर्ण जीवन की वास्तविक जरूरतों को भी पहचानता है। चलिए इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बिजली को एक मौलिक अधिकार मान लेते हैं क्योंकि ये डिजिटल युग में शिक्षा और रोजगार के लिए जरूरी है, तो इस तर्क की सीमा कहाँ है? क्या कल को हाई स्पीड इंटरनेट का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार नहीं बन जाएगा? आज के दौर में उसके बिना भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कल्पना करना मुश्किल है। फिर शायद एक स्मार्टफोन का अधिकार, ये एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। हमें मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच के फर्क को समझना होगा। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आर्थिक अधिकारों को जानबूझकर नीति निदेशक तत्वों में रखा था, ताकि राज्य अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार उन्हें धीरे धीरे लागू करे, न कि उन्हें अदालत द्वारा तुरंत लागू किए जाने वाले मौलिक अधिकार बनाए। आपने इंटरनेट का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन मैं बिजली और इंटरनेट में एक बुनियादी फर्क देखता हूँ। बिजली एक सक्षमकारी अधिकार है, इनेबलिंग राइट। ये वो बुनियाद है जिस पर दूसरे सभी आधुनिक अधिकार टिके हैं। इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित रहन-सहन, यहाँ तक कि साफ पानी की सप्लाई भी सब कुछ बिजली पर निर्भर है। ये एक पिरामिड की नींव की तरह है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो बाकी अधिकारों का ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए बिजली को एक अलग और ज्यादा मौलिक दर्जे पर रखना जरूरी है। ये सिर्फ एक और सुविधा नहीं है, ये बाकी सभी सुविधाओं और अधिकारों तक पहुंचने का दरवाजा है। और जहां तक नीति निदेशक तत्वों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक दूसरे से अलग। सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात सही लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय हालत किसी से छिपी नहीं है। वे पहले से ही भारी कर्ज और घाटे में डूबी हैं। अगर बिजली का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार बन जाता है जिसे भुगतान न करने पर भी आसानी से काटा नहीं जा सकता, या जिसे हर हाल में हर जगह पहुंचाना एक संवैधानिक मजबूरी बन जाता है, तो इन कंपनियों का क्या होगा? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना रहे जो आर्थिक रूप से टिकाऊ ही ना हो? एक मजबूत और आर्थिक रूप से स्वस्थ बिजली क्षेत्र के बिना सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य वैसे भी हासिल नहीं किया जा सकता। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि अदालतों द्वारा बिजली तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा मानना एक दूरदर्शी और जरूरी कदम है। ये आधुनिक समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी शर्त को सिर्फ एक नीतिगत वादा नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक मजबूत संवैधानिक गारंटी में बदलता है। ये राज्य को जवाबदेह बनाता है और सबसे कमजोर नागरिक के हाथ में ताकत देता है। वहीं मेरा पक्ष यह है कि बिजली निर्विवाद रूप से आवश्यक है, लेकिन इसे एक अच्छी तरह से विनियमित वैधानिक अधिकार के रूप में ही प्रबंधित करना सबसे सही रास्ता है। ये सार्वभौमिक पहुंच के महान लक्ष्य को व्यावहारिक कार्यान्वयन की चुनौतियों, नागरिकों की भुगतान करने की जिम्मेदारी और बिजली प्रदाताओं की वित्तीय स्थिरता के साथ संतुलित करता है, जबकि एक मौलिक अधिकार का दर्जा कई व्यावहारिक और कानूनी जटिलताएं पैदा कर सकता है, जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। ये तो साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ बिजली के तारों, खंभों और मीटरों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात से जुड़ा है कि 21वीं सदी में हम नागरिक के अधिकारों और राज्य के दायित्वों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या संविधान का मकसद सिर्फ न्यूनतम जीवन सुनिश्चित करना है या एक गरिमापूर्ण और अवसरों से भरा जीवन देना है? बिल्कुल। और इस तरह की चर्चा ये समझने में मदद करती है कि एक कल्याणकारी राज्य में बुनियादी ज़रूरतों को कानूनी रूप से कैसे सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में न रह जाएं, बल्कि हकीकत में लोगों तक पहुंचें। दिए गए तथ्यों में इस विषय पर चिंतन करने के लिए और भी बहुत कुछ है।